चलिए, तो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्या होते हैं एसिड? कुछ याद है आपको? क्या होते हैं बताइए। जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, या हम ये भी कह सकते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H आयंस डोनेट करते हैं वो हमारे एसिड्स होते हैं। बाकी तो ये प्रॉपर्टीज है कि टेस्ट में कैसा है, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो अगर कोई भी कंपाउंड जो है H आयन लूज करता है या डोनेट करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, आप उस एसिड को डिफाइन करते हैं। टेस्ट में सोर होते हैं, ठीक है। बाकी तो इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने एसिड और बेस का ही, दोनों का। एक एसिड आपके सोर होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? जो OH आयन। एसिड, द टर्म एसिड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किससे डिराइव हुआ है, तो एसिडस से डिराइव हुआ है और इसका खुद का मीनिंग सोर होता है। इसे एसिड बोलने का रीजन भी यही है कि वो जिस वर्ड से डिराइव हुआ उसका मीनिंग होता है सोर, तो इसको क्या बोलते हैं? एसिडस बोलते हैं। एसिडस का मीनिंग है सोर, खट्टा, और एसिड टेस्ट में खट्टे ही। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सो टेस्ट ऑफ लेमन, अनराइपेंड ग्रेप्स, विनेगर, टोमेटो। से सिंपल सी चीज एग्जाम्पल है जिसमें कहीं ना कहीं एसिड प्रेजेंट है और जो टेस्ट में खट्टे भी होते हैं। उनके पास H आयंस भी होते हैं जो ये अपने सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में लूज कर सके। सर लेमन का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है जी। डॉक्टर कहते हैं जब किसी खटाई का पेज होता है कहते हैं कि नींबू खा सकते हैं। नींबू खा सकते हैं क्योंकि वो विटामिन सी का भी तो सोर्स है। जो खट्टी चीज जैसे सर मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर से पूछा था कि मैंने भी मरीज क्या क्या है। उन्होंने कहा उन्होंने तो उस चीजों के नाम बता दिया। मैंने कहा नींबू ही कहते, नींबू खट्टा नहीं होता। देखो, नींबू खट्टा होता है लेकिन उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड जो ज्यादा सोर नहीं होता, सोर कह रहा हूँ, जिसमें जो ज्यादा H आयन लूज नहीं करता। लेकिन आपको जो चीजें खट्टी मना की गई थी वो थी अचार, निकल। क्यों? उसके अंदर मसाले भी होते हैं। दवाइयाँ खा रहे हो आप, उसका साइड इफेक्ट उस पर आता है, इफेक्ट कम करती है दवाइयाँ, इसलिए उन खट्टी चीजों को मना किया। आर्नियस थ्योरी की बात कर रहा है, कह रहा है आर्नियस थ्योरी ने ही कहा था कि H आयन, बाकी ज्यादा इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, आपको PDF सेंड कर दूंगा, पढ़ते रहना बाकी बैठ के। हम जनरल बातें इसमें से करेंगे। जैसा आपने कहा कि H आयन लूज करता है, तो कोई भी सब्सटेंस जो H आयन लूज करता है अपने सॉल्यूशन में, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, आप उसे एसिड कहेंगे, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, एसिटिक एसिड हो या कोई अदर एसिड। ये सभी कहीं ना कहीं H आयन लूज करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कितने H आयन लूज कर पा रहा है और उसी के बेसिस पे उसको क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। चलिए, तो तभी करेंगे। एक चीज और जो लास्ट में इसने लिखा है, ये काम की चीज है नोट में, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H आयंस इन सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी H आयन, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमने आज तक इसे H आयन की फॉर्म में पढ़ा है। इंपोर्टेंट लाइन ये काफी है कि जब H आयन अब एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में प्रेजेंट H2O से भी रिएक्शन करता है और हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+ ये फॉर्म करता है। या तो वो H आयन में रहेगा या हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। So hydrogen ion do not exist as H ion in solution. They attach themselves to the polar water. आपको याद है polar water क्या था? वाटर को ऐसा कंसिडर कहा जाता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन वो एक पोलर सब्सटेंस भी है, उसके ऊपर कुछ पार्शियल चार्ज प्रेजेंट होते हैं। और यही वजह है कि जब आप कोई सॉल्ट उसके अंदर ऐड करते हैं, लाइक NaCl या MgCl2, ये उसके आयन से रिएक्शन करके उनको पुल करता है, यानी कि वाटर उनको दोनों को डिटैच कर देता है और वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं कि सॉल्ट आर डिसॉल्युबल या आयनिक कंपाउंड में बी सॉल्युबल और सॉल्युबल इन वाटर। उसका रीजन यही है कि जो वाटर है वो एक पोलर कंपाउंड है, सम पार्शियल चार्ज वो कंसिस्ट करता है। और जैसे ही कोई NaCl, क्योंकि इसमें Na के पास एक पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब वो वाटर के मॉलिक्यूल के क्लोजर आता है तो वो उनको डिटैच कर देता है, उसके आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अब कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप सोचिए इतने, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वहाँ पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद
वाटर के अंदर वो डिटैच हो जाते हैं, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाता है NaCl। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर है। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि themselves to the polar water molecule to form हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सियम आयन। तो H3O प्लस आयन वहां बना लेता है, और ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो वाटर है हमारा वो पोलर कंपाउंड है। ये कुछ रिएक्शन दी है किस तरह से हाइड्रोजन आयन बन रहा है H प्लस H2O, इतना खास है नहीं। H2SO4 में देखिए H आयन उसने रिलीज किए अपने और दिखा रहा है H प्लस आयन सल्फेट आयन, तो इस तरह से वो ब्रेक होते हैं वहां पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड दो टाइप के हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वही जिसमें आप लैब के अंदर एसिटिक एसिड वगैरह बनाते हैं, मिनरल एसिड जो हमारे जनरल कंपाउंड सब्सटेंसेस के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने मिनरल एसिड के। और इनऑर्गेनिक एसिड। आप मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड उन्हें कहेंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं होता। हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जिसमें कार्बन मोस्टली प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बन की प्रेजेंस काफी ज्यादा अमाउंट में होती है। और लेकिन हम बात कर रहे हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, तो एसिड विच आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर नॉन एज इनऑर्गेनिक। जो मिनरल से मिलते हैं, लाइक आपका HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, H2CO3 या H3PO4, जिसमें से HCl, H2SO4 और HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां इनके यूज काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। HCl इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के प्योरिफिकेशन में HCl यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और एक्वारेजिया बनाने में भी यूज होता है। एक्वारेजिया क्या था? गोल्ड को साफ करने के लिए यूज होता बिल्कुल, गोल्ड को या और किसी मेटल को भी। है, मेटल्स को साफ करने के लिए। कौन से मेटल? जो लीस्ट रिएक्टिव, जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो किसी और सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करते। गोल्ड है, प्लैटिनम है, टाइटेनियम है। तो ये HCl के यूज हो गए। फिर है H2SO4, यूज ऑफ H2SO4 में कॉमन यूज इन कार बैटरी के अंदर यूज होता है, हमारी जो बैटरीज हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में, लाइक अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट डिटर्जेंट्स, इनमें यूज होता है, पेंट्स में, प्लास्टिक में और ड्रग्स की फॉर्म में भी यूज होता है। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज होता है, और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी H2SO4 यूज होता है। बात करें HNO3 की, तो HNO3 यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोडिव, TNT बनाने में। ये आपने 11th क्लास की साइंस में या 12th में पढ़े होंगे, TNT वगैरह, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, जो कि एक एक्सप्लोजिव है, तो उसे बनाने में HNO3 यूज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में यूज होता है, फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी यूज होता है HNO3 बनाने में, उसके अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। प्लैटिनम में भी यूज होता है। फिर है H2CO3, सॉफ्ट ड्रिंक्स और लेंस फिश के अंदर इसको डाला जाता है। आप यूजुअली देखें कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसमें कोई गैस फिल्ड होती है, कौन सी? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड बनाती है, जो कि H2CO3 है। तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सुना होगा आपने कि उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक एसिड होता है, तो ये कार्बनिक एसिड वहां प्रेजेंट होता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है ये, और एंटी ट्रस्ट पेंट्स एंड फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज होता है। एंटी रस्ट पेंट बना रहे हैं इससे, यानी कि आप किसकी पेंटिंग कर देंगे एंटी रस्टिंग, तो ये रस्ट नहीं लगने देगा आयरन पे। तो एंटी रस्टिंग पेंट बनाने में और फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी या उसे बनाने में यूज होता है। बाकी इन्होंने एक्वारेजिया बताया है कि एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर, यहां ये काम की चीज है एक्वारेजिया में। 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। जब एक्वारेजिया बनाते हैं तो उसमें HCl और HNO3 दोनों यूज होते हैं, जिसमें अगर टोटल पार्ट उसका जो भी मास है उसका 3 पार्ट, यानी कि आप कहें 3/4 पार्ट रहेगा HCl का,
और 1 पार्ट रहेगा HNO3 का। एक चीज और है इसमें, जब हम HCl या HNO3 इसमें यूज करेंगे तो दोनों ही कंसंट्रेटेड एसिड होने चाहिए। इसमें कंसंट्रेटेड एसिड को यूज किया जाता है। तो कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, जिसमें 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट HNO3 का रहेगा। और जब ये मिक्स करके आप बनाते हैं तो ये गोल्ड जैसे सब्सटेंसेस के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको डिसॉल्व कर देता है। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि एक गोल्ड स्मिथ के पास एक लेडी ने अपने गोल्ड की कुछ सब्सटेंसेस दिए जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी थे या कहें कि खराब हो चुके थे, क्लीन करने के लिए। जब उसने इसको क्लीन करने के लिए दिए और उसने क्लीन करके वापस दिए और उसको वे किया तो वो लेडी उससे लड़ने लगी, झगड़ने लगी कि आपने हमारा जो गोल्ड हमने आपको दिया था वो कम है। तो क्या उसकी गलती है या इसमें किसकी गलती है? किसकी? गोल्ड स्मिथ की या उस लेडी की? गलती नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, उसे क्लीन करने में जो उसकी ऊपर की लेयर है जिसके ऊपर आप कहें कि जो कोरोड हुई है उसको रिमूव करने की वजह से गोल्ड भी डिसॉल्व हुआ। बिल्कुल ले लेता है, फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। तो वो एक्वारेजिया ही यूज करता है। वो तो आपसे पूछेगा कौन सा सब्सटेंस उसने यूज किया है, तो एक्वारेजिया यूज किया है। क्या चीज? मेटल है, कर लेगा, लेकिन उसमें उसे थोड़ा प्रॉफिट होता है। पैसे तो ले रहा है इसलिए तो ले रहा है कि कुछ प्रॉफिट तो गोल्ड से होगा, बाकी प्रॉफिट वो इससे कमा लेगा। और क्या, गोल्ड स्मिथ है, वो मालदार क्यों नहीं होंगे भाई। चलिए अब बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की। द एसिड विच आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ऐसा वो इसलिए भी कह रहा है क्योंकि ये वो एसिड हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट में, एनिमल्स में है और इसमें कार्बन प्रेजेंट है। कौन है? अच्छा, जिसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग्स हैं और इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए हुए जो एसिड्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स में काउंट होते हैं। जैसे बात करें फॉर्मिक एसिड HCOOH, या हैं जी मधुमक्खी के, हाँ बिल्कुल, फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और जो वास्प होता है ततैया, उसमें बेस होता है, आपो डिफरेंट है। ततैया के काटने पे भी कहते हैं अचार लगा लो, है ना, लेकिन मधुमक्खी के काटने पे नहीं कहते अचार लगा लो, क्योंकि उसने पहले एसिड दिया है आपको। अच्छा बताओ, चिमटा क्यों रगड़ दो? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मधुमक्खी ने काटा कि चिमटा रगड़ दो, चाबी रगड़ दो, क्यों रगड़ दो भाई? कैसे? मेटल रिएक्ट विद एसिड्स और सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट न्यूट्रल तो होते हैं, इसलिए कहते हैं कि कहीं से आयरन ढूंढो, लोहा ढूंढो, रगड़ दो, जिससे वो उसकी एसिडिसिटी को, मैं कहूँगा एसिडिसिटी नहीं, बेसिसिटी होती है वैसे, और उसके इफेक्ट को वो कम करता है, क्योंकि कुछ सॉल्ट वहाँ बना पाता है, कुछ वीक सॉल्ट बट बनाता है। तो लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्टेरिक एसिड, ये सभी कहीं ना कहीं या तो प्लांट में प्रेजेंट है या किसी एनिमल में, और ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कौन सा बेंजोइक एसिड है? ये आपका बनाया जाता है लैब के अंदर। तो फाउंड इन स्ट्रिंग्स ऑफ एंट एंड बीज, यूज्ड इन टैनिंग लेदर, इन मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गॉट, फाउंड इन विनेगर। एसिडिक एसिड आपका बताइए। बस इसमें एक चीज जो याद काम की है, विनेगर में एक चीज जो नोटिस कीजिए, जैसे इसमें लिखा नहीं है, विनेगर में 4% वाटर होता है। अगर 100% की हम बात करें, इसमें से 4% वाटर होता है, बाकी एसिडिक एसिड होता है। सिरका, लेकिन डिफरेंस है एसिडिक एसिड में और इस विनेगर सिरके में। एसिडिक एसिड प्योर है, उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं है, लेकिन विनेगर में 96% एसिडिक एसिड है और 4% वाटर है। ये दोनों में डिफरेंस है। यूज एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डाइज को के फॉर्म में या फिर परफ्यूम में सॉल्वेंट की फॉर्म में इसको यूज भी किया जाता है।
लैक्टिक एसिड की बात कर रहा है, आपको पता है कि मिल्क से कर्ड जब बनती है तो उसमें एक एसिड जनरेट होता है जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, और उसका जो से कन्वर्ट कौन करता है, दोनों ही चीजें आपको याद है। बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा है, ये वाला आयरन वाला तो पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा हुआ ये। बेंजोइक एसिड यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को सेव करने के लिए, बचाने के लिए खराब होने से हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड आपके लेमन में, ऑरेंज में या सिट्रस फ्रूट के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है। और बात करें टार्टेरिक एसिड की, ये टैमरिंड के अंदर प्रेजेंट होता है, टार्टेरिक टैमरिंड। तो इनकी प्रेजेंस है कि कौन सा एसिड कहाँ प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, अभी हमने दो टाइप से इसको डिफाइन किया, अब उसकी बेसिसिटी के बेस पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है, और ये चीज उसकी बेसिसिटी डिफाइन करती है। क्या होती है बेसिसिटी, तो मैं कहूंगा कि कितने हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस्ड और दैट कैन बी लूज्ड इन सॉल्यूशन एज HIN। जरूरी नहीं कि कोई एसिड अपने सारे H यानी कि हाइड्रोजन आयंस को लूज कर दे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3COOH, ये इसके पास देखने को 4 हाइड्रोजन है, इसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिव टू HCl, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पास एक है, ये अपना एक भी डोनेट कर देता है, जैसे आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपना पूरा हाइड्रोजन आयन लूज करता है, एक है और उसे भी पूरा कंप्लीटली लूज कर दिया। लेकिन CH3COOH सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लूज करता है, बाकी के 3 को अपने पास रोक के रखता है, नहीं लूज करता वो। इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसे होना चाहिए अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, और ये एक वीक एसिड होना चाहिए। तो बेसिसिटी इसी को बोलते हैं कि बेसिसिटी आप उस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जिसको कोई भी एसिड लूज कर सकता है अपने सॉल्यूशन। तो अगर देखें डेफिनेशन भी, on the basis of their basicity, the basicity of an acid is the number of replaceable hydrogens, not all atoms present in a molecule that can be produced by the complete ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। यानी कि कोई अपने aqueous solution में जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सके, छोड़ सके, ये उसकी बेसिसिटी को डिफाइन करेगा। अगर कोई एक कर पा रहा है तो वो मोनोबेसिक है, 2 कर पा रहा है तो डाइबेसिक, और 3 कर पा रहा है तो ट्राइबेसिक। और इसी बात पे आप उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड डिफाइन करते हैं। HCl एक हाइड्रोजन है, उसे भी रिप्लेस कर पा रहा है। H2SO4 भी अपने दोनों ही हाइड्रोजन को लूज कर देता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, और सेम HNO3 भी। लेकिन आपने देखिए CH3COOH ऐसा नहीं करता। हाँ, जो अपने मैक्सिमम हाइड्रोजन लूज कर पाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होगा। कह रहा बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होने के बाद वो जितने भी H आयन लूज करके हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, उन नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को आप उसकी बेसिसिटी डिफाइन करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग थे, HNO3, H2SO4, HCl। बाकी CH3COOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट नहीं होता, ना टार्टेरिक एसिड होता है, ना लैक्टिक एसिड, ना आपका या बेंजोइक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट नहीं होंगे, बिकॉज ये अपने हाइड्रोजन आयन, सारे हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करते। मोनोबेसिक एसिड के एग्जाम्पल उन्होंने दिए। अब ध्यान रखेंगे कि मोनोबेसिक एसिड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए उसे अपने सारे H आयन लूज करने होंगे, मोस्टली H आयन लूज करने होंगे। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल HCl, ये एक हाइड्रोजन है, इसको लूज कर देता है। HBr भी एक अपने हाइड्रोजन को लूज करता है। HF, HI, HNO3, CH3COH या HCOOH जो कि फॉर्मिक एसिड है, ये अपने अपने एक एक हाइड्रोजन आयन को लूज करते हैं। तो सभी के सभी मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स हैं। जिसमें स्ट्रॉन्ग की बात करें तो मोस्टली स्ट्रॉन्ग जो है HCl है और कोई HNO3 भी है।
ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। फिर कह रहे हैं डाइबेसिक एसिड, जो अपने 2 हाइड्रोजन लूज कर सके, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और H2SO4, ये अपने 2 हाइड्रोजन लूज कर पाते हैं, इसीलिए ये डाइबेसिक एसिड। एक बात ध्यान रखना, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिसिटी रिवर्स है। एसिड की बेसिसिटी और बेसिस की एसिडिसिटी। तो हम यहाँ पे एसिडिटी नहीं, कभी एसिडिटी को बोलने लगे कोई, एसिडिसिटी, ठीक है, करेंगे इसकी बात भी आगे। फिलहाल डाइबेसिक हो गया और ये ट्राइबेसिक, जो अपने तीनों हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बेसिसिटी? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है, तो इसके बेसिस पे भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। द एसिड विच अंडरगोस कंप्लीट आयोनाइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो अपने कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करता है इन एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे वो HCl हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, या सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो, हाइड्रो आयोडिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, और पर क्लोरिक एसिड, एंड साथ में दिया लास्ट में क्लोरिक एसिड। तो क्योंकि अपने H आयन लूज करते हैं, अभी आपने एक एग्जांपल पीछे स्लाइड में देखा, देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी। क्यों? रीजन क्या है इसके? क्योंकि एक ही H आयन और उसको कंप्लीटली लूज कर तो रहा है, अपना आयनेशन पूरा करा रहा है, और अगर ऐसा है तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। बट सर आयोडीन का जो साइज है सर, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो H आयन में लूज करने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए करता है, तो वीक एसिड होना चाहिए। किसको? H आयन। अगर हाइड्रोजन का, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि साइज बड़ा होने की वजह से वो गैप ज्यादा जनरेट हो रहा है दोनों न्यूक्लियस के बीच में? जितना दूर होंगे बॉन्ड तो इजीली ब्रेक कराने में हमें हेल्प मिलेगी। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, शायद कुछ को याद होगी, कुछ को नहीं, कुछ ने पढ़ी होगी, कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो एक होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो स्मॉल साइज का है और एक ऐसा जो लार्जर है। सपोज मेरा कैटायन बहुत स्मॉल साइज का है और मेरा एनायन बड़ा है। मैं ड्रॉ करके एक बार आपको दिखा दूं किस तरह से कह रहा हूं मैं। ये कोई कैटायन है और ये कोई एनायन है जो काफी बड़ा है। आप देखो ना, ये ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएगा क्या? ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा क्लोज आ सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा, तो एक डिफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट करेगा, डिफॉर्मेशन जनरेट करेगा, यानी कि उसकी जो ऑर्बिट है ना एनायन की, वो सर्कुलर नहीं रहेगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। आपको थोड़ा याद आएगा, जिसने जो कर चुका है वो कुछ इस तरह से शो करेगा, डिफॉर्मेशन होगी अपनी ऑर्बिट का, उसकी शेल का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, प्लेस दोनों एटम के बीच में मूव कर रहा है। और जब ऐसा करेगा तो ये आयनिक से कोवलेंट बॉन्ड की तरफ टेंड्स कर रहा है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में आपने कहा था कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के बीच में रहना चाहते हैं, और ये बीच में तो जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये टेंड्स क्या कर रहा है कि अब जो बड़े कैटायंस हैं, सॉरी एनायंस हैं, लाइक आयोडीन एक बड़ा एनायन है, वो आयनिक से ज्यादा कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग वीक होना चाहिए। कोवलेंट वीक और बॉन्ड्स आर वेरी वीकर। अगर कंपैरिजन करें आयनिक बॉन्ड से, अभिषेक, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं, तो ये तो वीक हुआ ना। फिर हकल रूल याद आया होगा कुछ अब। तो इस तरह से HI भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि वो भी H आयन को इजीली लूज कर देगा। क्लियर? तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और बात करें अगर वीक एसिड्स की, द एसिड विच अंडरगोस पार्शियल और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, ये तो बहुत ही अपने सारे हाइड्रोजन लूज ना करें। फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, ये अपने सारे हाइड्रोजन को लूज नहीं करते।
और इसीलिए वो वीक एसिड में काउंट। इवन ये चलो उसकी बात करेंगे अभी, लेकिन वो मेटल नॉन मेटल का पार्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो सर फिर HCl को क्यों कंसीडर किया जाता है हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस में HCl क्यों दिया जाता है? देखो क्लोरीन क्या HCl को क्या कहा जाता है? HCl को क्यों कंसीडर किया जाता है हमेशा HI की कंपैरिजन में? जैसे कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम आएगा तो HCl HNO3 H2SO4 इनका नाम सबसे पहले आएगा। बिल्कुल। तो HCl का नाम क्यों आता है जबकि HI जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होने से मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि HCl स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं है, उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का जल्दी से रिलीज हो जाना। HCl आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये आपको पता होना चाहिए। और कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कराना बहुत आसान है। इजीली ब्रेक होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसे भी होना चाहिए, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग उसे ही कहा जाता है। HI में भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, बट अगर ऐसा उसने किया वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा। बट ऐसा होता नहीं है, एग्जिस्टेंस थोड़ा खत्म होती है, नया कंपाउंड बनता है। तो उसमें आयनिक बॉन्ड के जो प्रॉपर्टी है वो कम होती है, इवन कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। जैसे मैंने कहा कि वो टेंड्स करता है टूवर्ड द कोवलेंट बॉन्ड, वो बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा HI के साथ होता है। क्लियर? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब वो कंसंट्रेशन के बेस पे इसको डिफाइन कर रहा है। एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड की क्या होगा, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें पानी कम होगा, और डाइल्यूट वो होगा जिसमें एसिड कम होगा। पानी यानी कि जो उसका जिससे आपने सॉल्यूशन बनाया है एक्वा सॉल्यूशन, उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। सिंपल सी चीजें, ज्यादा परेशान करेगी नहीं। एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड द एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट। क्लियर? एक लाइन इसमें लास्ट में लिखी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन वो बना सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। जितने ज्यादा बनाएगा उतने ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यही अब सबसे हम डिस्कस कर भी रहे थे। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बेसिस की बात करते हैं। ये हमारे एसिड हो गए, और अब बात करेंगे बेसिस की। तो सब्सटेंस विद बिटर टेस्ट, लेकिन क्या ये डेफिनेशन एग्जैक्ट होगी, तो मैं कहूंगा नहीं। हम बात करेंगे OH आयन की। या तो OH आयन हो उसके पास जिससे वो लूज कर सके, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनाए जिसके पास OH हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं NH3 की। आप देखो इसके पास कोई भी OH नहीं है, लेकिन ये फिर भी बेसिस की प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इन वाटर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है आपको, और आप देखें वहां पे आपको OH आयन मिल तो गया, इसलिए इसे भी बेस में काउंट किया जाता है। सोप यानी कि टच करोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सा लगेगा, स्मूथ, जैसे डिटर्जेंट पाउडर स्मूथ नहीं लगता कि वो चीज सोप टच। सो सब्सटेंस विद बिटर टेस्ट आपके बेस होते हैं। गिव्स अ सॉपी टच, बिल्कुल स्मूथ होता है, टच करके देखें अगर आप बेसिस को। डिटर्जेंट पाउडर बेस ही तो होता है, और टच करके देखो आप उसे, स्मूथ रहता है। अब ऐसा मत कहना कि सर पाउडर है तो रफ सा लगता है, आप पूरे पाउडर की फॉर्म की बात कर रहे हैं, ना कि कंबाइंड की, वो स्मूथ होता है। बट मैनी बेसिस हैव कोरोसिव नेचर, लेकिन उनका नेचर थोड़ा कोरोसिव भी होता है। सो बेसिस आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, वही आर्हेनियस के बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया कि दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन, जो या तो हाइड्रोक्साइड कंसिस्ट करते हो या अपने सॉल्यूशन में OH आयन लूज करें, आप उन्हें बेसिस डिफाइन करते हो। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे भी कोई OH है नहीं जिंक में,
ZnO में। लेकिन जब आप इसे डिसॉल्व करते हो, आपको याद दिला दूं कि जिंक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता था। सो इसलिए इसने इसको भी काउंट किया है, कॉपर ऑक्साइड को भी काउंट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पहले से ही OH आयन प्रेजेंट है और AlOH होल थ्राइस इसमें भी OH आयन प्रेजेंट है। सर कोरोसिव नेचर कोई तो होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस हीट वो करता है। कोरोसिव नेचर कुछ ऐसे कहें, हाँ मतलब कोरोड करे, चीजों को खराब करने की कोशिश करे। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं, कास्टिक पोटास का नाम सुना होगा, वॉशिंग में काम आता है। नेचर आपने यूज नहीं किया होगा क्योंकि तो पाउडर वगैरह यूज करते हो, जो डाई वगैरह करते हैं वो यूज करते हैं इसको यूजुअली। उसके खास बात क्या है कि अगर आप उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करके खुद हाथ रख दो ना उसके अंदर, तो आपकी स्किन को भी खराब कर देगा। इतना कोरोसिव नेचर है उसका, इसने देखा है इसका मतलब। यूजुअली यूज नहीं करते हम लोग उसे घर पे, ऐसे नहीं कि हर कोई इसको यूज कर रहा है। जैसे मैं बताऊं कहाँ यूज कर सकते हैं, कलीग तो अलग चीज हुई, मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज होता है। जैसे आपके ब्लैंकेट के कवर्स होते हैं बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं और पाउडर उसे क्लियर नहीं कर पा रहा, उसे क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो पोटास उसे क्लियर कर देता है और उसका नेचर बहुत ज्यादा कोरोसिव है, खराब करता है, चीजों को जला सकता है। ऐसे कह लो कि खराब कर देगा, ऐसे कर दो कि बर्निंग लाइक जला जैसा दिया, कुछ इस तरह की फीलिंग। तो कभी भी ऐसी चीजों को टेस्ट ना करें, ज्यादा बेटर होगा। वैसे लैब के अंदर इन चीजों को रखा नहीं जाता, जो चीजें हमारे को हम पहुंचा सकती हैं। सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के HCl, H2SO4 और HNO3 मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे 12th लेवल तक। मुश्किल मिलते हैं, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट मिलेंगे आपको अपनी लैब में, लेकिन जो ग्रेजुएशन में जाने के बाद आपको ये मिलेंगे, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले रोक दिया जाता है और तब तक आप सब थोड़ा मैच्योर भी हो चुके हैं, आपको पता है कि आपको ये नुकसान होने वाला है। लैब के अंदर ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं मिलती कि आप उसे टच करो ना आप मर जाएं। अब पोजीशन थोड़ी ना रखेंगे लैब के अंदर आपके लिए कि भाई बच्चा आएगा टेस्ट करेगा। चलिए एग्जाम्पल की बात हो गई है इसमें, तो ये सब हमारे कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि उसके अंदर OH हो, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो वाटर के यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अमोनिया हो गया आपका, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड, तो इसमें खुद के पास OH नहीं है, फिर भी ये क्या नेचर शो कर रहा है, बेस का नेचर शो। बात करते हैं एल्कलाइड। एल्कलाइड्स आर दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी बेस वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो एल्कलाई है। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे एल्कलाई डिफाइन नहीं करेंगे, वो जस्ट बेस। और यहां से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ऑल बेसिस, सॉरी उल्टा होगा पहले, ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि उल्टा नहीं है। ऑल एल्कलाइज आर नॉट, ऑल एल्कलाइज, ऑल बेसिस आर नॉट। ठीक है, तो आप सिर्फ उन बेसिस की बात करें जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, वो आपके एल्कलाई होते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो ही जाता है। अच्छा, इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे स्ट्रॉन्ग बेस काउंट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, इसका सी गायब हो गया, हम लिख देते हैं, चलो क्लासिफिकेशन में लासिफिकेशन बन गया वो। हाँ मुझे पता है लासी, आप समझ में आ गया होगा, पहले लाशी बिछा देंगे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जैसा स्ट्रेंथ में आपने बात की, इसी बार भी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। स्ट्रांग बेसिस की हम बात करते हैं तो एल्कलाइज और बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन, जैसा कि वो कंप्लीट आयनाइजेशन में जा रहा था, अपने सारे H आयन को लूज कर रहा था, ऐसे ही हमारे स्ट्रांग बेस वो होंगे जो OH आयन को लूज कर सकते हैं। और एग्जांपल की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक रिपीट हुआ है क्या? हाँ ये रिपीट हुआ है। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, तो सब के सब कंप्लीटली आयनाइड हो जाते हैं। तो आप इन एग्जांपल्स को एक बार लर्न जरूर कर लें। रीजन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि जो चीज हमने नहीं पढ़ी होती हमें एग्जाम में वही दिखाई देती है। ऐसा ही है ना यार, यही नहीं पढ़ा था बाकी सब पढ़ लेते।
तो कई बार ना ऑप्शन से आंसर मिल जाता है उस कंडीशन में। आपने बाकी तो पढ़े हैं, एक ही तो नहीं पढ़ा है। क्या क्या ये स्ट्रांग था? नहीं यार, ये तो नहीं था, ये तो वीक में पढ़ा था हमने इसको। तो बाकी चीजें आंसर करती है। वीक एसिड, वीक बेसिस की बात की, देखिए सबसे पहला उसने वीक बेस में अमोनिया को दिया है। इसीलिए देखो मैं बात कर रहा था इसकी कि इसके पास कोई OH आयन नहीं है, फिर भी ये बेस है, क्योंकि जब आप इसे डिसॉल्व करते हैं तो बेस बनाता है। तो एल्कलाई और बेसिस विच अंडरगो ओनली पार्शियलाइजेशन लाइक अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर, जिंक। और देखो ये वर्ड नया मिलेगा, ट्राइमिथाइल अमीन। थोड़ा ये आप इसे ऐसे कहें कि ये थोड़ा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको IUPAC के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर आपने 11th वालों ने नहीं पढ़ा था, जो 11th वालों ने नहीं पढ़ा था, 12th वालों ने पढ़ा था। पढ़ा था? करा दिया था टीचर ने? हाँ, नोमेनक्लेचर 11th में तो कराया होगा, 11th में तो कराया होगा, तो उसमें आ गई। और मिथाइल अमीन, ये सब हमारे कैसे हैं? वीक बेसिस में काउंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होती है, कंप्लीटली आयनाइजेशन इनका नहीं होता। जैसे हमने एसिड की बात की, ऐसे ही हम बेस की बात करेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड, ऐसे ही आपके कंसंट्रेटेड बेस होंगे या डाइल्यूट बेस होंगे। ये वर्ड आई थिंक गलत लिखा है इसमें, जहां तक मुझे लगता है, मैं चेक कर लूं एक बार। बिल्कुल ये एसिड नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ये बेस होना चाहिए था। तो बेसिस और एल्कलाई विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, एंड डाइल्यूट में आप क्या जाएंगे जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करें। ये तो बहुत सिंपल सी चीज, पानी बढ़ाओ डाइल्यूट बनाओ, है पानी मिलाओ। अभिषेक समझ गया क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अभिषेक? आगे समझ में? हाँ आ गया। क्लासिफिकेशन देखो, वर्ड आ गया भाई। एसिडिसिटी की बात हो रही थी, एसिडिटी इसमें लिखा है। तो आप बेस की एसिडिसिटी या एसिडिटी होती है, और एसिड की बेसिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे? वहां H आयन से डिसाइड हो रही थी, और यहाँ पे OH आयन कितने लूज कर पा रहा है, ये उसकी एसिडिसिटी को डिफाइन करेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड विद व्हिच अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एल्कलाई और बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एसिडिटी। तो जितने भी वो लूज कर सकता है वो उसकी एसिडिसिटी। तो नंबर ऑफ H आयन या जितने हाइड्रोजन आयन वो बना सकते हैं, वो बेसिसिटी होती है, जो कि एक एसिड की होती है, और एसिडिसिटी बेसिस की होती है, जितने वो OH आयन वहां पे लूज कर सकता है, और इससे रिएक्शन करके या तो सॉल्ट बना ले, क्योंकि जब भी हमारा बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। बिल्कुल, ये एक रिएक्शन है कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी आता है। तो इसलिए उसने वाटर भी कहा है साथ में कि सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि सॉल्ट आपको पता है, सॉल्ट आप ही कराओगे, इसका मतलब ये काम की चीज है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ। पीएच स्केल, पहले तो यही काम की चीज आ गई, SPL सॉल्यूशन। कब डिस्कवर किया? 1909 में इन्होंने एक, नहीं जी ऐसी, मतलब क्या करा के मानोगे, हिस्ट्री थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक टॉपिक छूट गया इसमें, चलो अलग से कराऊंगा उसे, एक टॉपिक छूट गया। नहीं पहले आज तो करा दूं, कल अभी गया हूं नहीं, पहले कल करा दूं। चलिए, सो इसका पीएच का मतलब क्या है कि पी जो वर्ड है यहाँ पे पोटेंस के लिए होता है, इसका मतलब होता है पावर। और ये पोटेंस वर्ड जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, देखिए लिखा है इन जर्मन स्टैंड फॉर पावर। और पावर किसकी? इस H आयन की। तो बेसिकली कोई भी एसिड या कोई भी बेस जिसमें H आयन की पावर के बारे में वो बात कर रहा है, वो उसकी पीएच स्केल को डिनोट करता है। और पीएच स्केल सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक एसिड स्ट्रांग है और एक वीक है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे डिसाइड करूं कि कौन स्ट्रांग ज्यादा है, कौन स्ट्रांग कम है? तो ये बताएगी H आयन की पावर। कैसे बताएगी कि जब हम पीएच वैल्यूज की कैलकुलेट करेंगे
तो हम वहाँ से बहुत इजीली बता सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है और वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन वीक है। चलो देखता हूँ उसे आगे आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है। इसमें लिखा भी है कि जो 0 है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जो 14 है वो सबसे ज़्यादा एल्केलाइन होगा। ठीक है, ओके, इसकी बात करते हैं। हाँ, इसमें दिया नहीं है, चलो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा वो तो। आप एक बात नोटिस कीजिए, इसमें पीएच वैल्यू 0 से 14 तक तो इसमें दिखाया हुआ है। जहां पे इसने लिखा कि इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि जब आप 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज होती है। जितना कम पीएच वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना कम लेस पीएच वैल्यू होगी एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उतना। एक बात और नोटिस करो, यहां से ये बेसिकली उसने ना कंसंट्रेशन के टर्म्स में दिखाया है 10 की पावर में, -7, -6, -5, -4, -3, -2, 1 एंड 0। ठीक है, आप एक बात समझो, पहले मुझे बताओ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? माइनस में पावर कम हो रही है, माइनस में पावर कम हो रही है। उल्टा होता है ना, जितना माइनस में कम होगा उतनी ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। किसकी? HIN की। इसके लिए मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूं, आपकी हेल्प करेगा वो। चलो इसे हटा दो। बंद कर दो भाई, साइलेंट वगैरह रखा करो फोन। ये जो रेड कलर से दिखाया है वो कंसंट्रेशन ऑफ HIN है, और जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूं वो कंसंट्रेशन ऑफ OHIN है। चलो बहुत अच्छा, आइए बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। ये OHIN के लिए और ये HIN के लिए। तो आप देखो कंसंट्रेशन यहां मैक्सिमम है HIN की और पीएच वैल्यू मिनिमम। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ HIN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जितना कम कंसंट्रेशन उतना ज्यादा HIN की, और पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी HIN की कंसंट्रेशन उतना कम हो जाएगी। और साथ में मैं कहूं कि कंसंट्रेशन ऑफ HIN इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जितनी HIN की कंसंट्रेशन होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतना ज्यादा होगी। और पीएच वैल्यू के ये भी रेसिप्रोकल है, पीएच वैल्यू कम होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगी, पीएच वैल्यू ज्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए OHIN की, जब आप बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OHIN, आप ध्यान से देखो OHIN की कंसंट्रेशन यहां मैक्सिमम है और पीएच वैल्यू भी तो मैक्सिमम है। यहां पे आने के बाद पीएच वैल्यू 14 होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HIN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ HIN भी इंक्रीज होगी।
या कहें कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, OH आयन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो pH वैल्यू भी ज़्यादा दिखाई देगी, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के, स्ट्रेंथ ऑफ बेस के। आप pH वैल्यू बढ़ाइए, बेस की स्ट्रेंथ। बेटा OH डायरेक्ट है, देखो आप बताओ pH वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है OH के लिए? pH वैल्यू ज्यादा है, कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा है, ब्लू कलर OH के लिए तो है। तो 14 पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई ना OH की, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH आयन के लिए pH, लेकिन रेसिप्रोकल है H आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर? हाँ जी, लेकिन फिर भी pH में ही काउंट किया जाता है। तो इंक्रीज मीन्स ये हुआ कि बेसिक कैरेक्टर तब इंक्रीज होते हैं जब pH वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। क्लियर? और बाकी यहाँ पे अगर पावर्स की टर्म्स में भी आपको दे दिया जाए, अब आप देखो कि -14, जितनी ज्यादा पावर माइनस में होगी, ब्लड ना तो न्यूट्रल तो नहीं है, बेसिक होता है उसका नेचर। 7 पॉइंट समथिंग उसका 5 या 4 दिखाते हैं कुछ जगह पे, शायद आएगा वो भी इसमें बना हुआ है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा अभी, मिल जाएगा इसमें भी। तो आप एक बात यहाँ से नोटिस करो, कई बार ना क्वेश्चन pH के टर्म में नहीं आता, कंसंट्रेशन के टर्म में आता है। उसने -14 पावर कर दिया, -13 पावर कर दिया, आप देखो ना कंसंट्रेशन -10 में क्या होगी, OH की ज्यादा होगी, यानी कि उसके नेचर बेसिक ज्यादा होंगे और एसिडिक नेचर कम होंगे, क्योंकि -7 पे उसके नेचर न्यूट्रल होते हैं और पावर उससे भी ज्यादा माइनस में है, माइनस यानी कि वैल्यू तो कम है, लेकिन पावर की बात करें तो -11 पे बेसिक नेचर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर कम होगा। लेकिन वहीं जब -4 की बात करेगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा है और बेसिक नेचर कम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा जो आप बात कर रहे थे, कुछ pH वैल्यूज दी हुई हैं उसने, pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस है, लाइक HCl की 0 है, आपको कुछ जगह इसकी 1.5 भी मिलती है। HCl की कई बार आपको स्टमक में जब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में HCl प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 1.5 है इसकी pH वैल्यू होती है, लेकिन मोस्ट एसिडिक में HCl आता है और इसकी pH वैल्यू 0 है, और डाइल्यूट HCl की दी हुई है pH वैल्यू 1। कंसंट्रेटेड NaOH की वैल्यू 14 है, लेकिन वाटर ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। मिल जाएगी बेटा, ये आज ही मिल जाएगी, टेंशन ना लो, ये तो तैयार है ना पहले से। बाकी फोटो क्लिक करना है कर लो, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4.0, टमाटो की भी दिया 4.1, सलाइवा, कॉफी। ब्लड की आप देखिए, ब्लड की पूछ रहे थे 7.4। तो नेचर कैसा हुआ? स्लाइटली बेसिक, नॉट एग्जैक्टली बेसिक बट स्लाइटली बेसिक। काफी अच्छी कंसंट्रेशन है इसमें OH की। क्लियर? वॉशिंग सोडा, प्योर वाटर की आपको पता ही है न्यूट्रल है ये। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो कुछ हमने निकाली है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि इस तरह के दो आपके पास मिल जाएगी आपको। अब ये कह रहा है इंपोर्टेंस ऑफ pH, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं भाई। एक क्वेश्चन अपने वो एंट वाला पूछा था, वास्प वाला क्वेश्चन, वो भी यहाँ मिल जाएगा आपको। कह रहा है प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव। जो हमारे प्लांट हैं, जो एनिमल्स हैं, एक मिनट कुरान कोशिश करना थोड़ा सीधा करने की, हम कुछ ज्यादा टिल्ट हो रहे हैं। कर पाओगे? हाथ पहुंच जाएगी, हाथ गिर मत जाना और गिरा मत देना, आराम से हो पाए तो देखो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, छोड़ना, रुको, बाकी मैं अपने आप करूँगा, फिर बैठ जाओ जाके। हो गया, वैसे काफी हद तक हो गया है।
चलिए कह रहे हैं द पीएच वैल्यू ऑफ और पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। The aquatic animals can survive in river water with a narrow range of pH change. सर पीएच कैलकुलेट कैसे होता है? हाँ जी, पीएच कैलकुलेट कैसे होता है? पीएच कैलकुलेट कैसे होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू माइनस log HIN। कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे HIN की जो कंसंट्रेशन आपको दी होती है आप उसकी वैल्यू रखते हैं, फिर लोग में उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ जी, उससे पीएच कैलकुलेट नहीं होगी, उससे आप ये बता पाओगे एसिड है या हम बात करेंगे वो इंडिकेटर वाला पार्ट में जब कह रहा था कि कोई छूटा है, वो इंडिकेटर वाला पार्ट छूटा है। तो जो हमारा वाटर है उसके अंदर कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, कुछ अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से सी में जो पीएच वैल्यू है वो थोड़ी वेरी करती है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स 7 से 7.8 अप्रॉक्स इस पीएच तक वो सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा पीएच हो या इससे कम हो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर एसिडिक होता है तो भी और बेसिक होता है तो भी वो सरवाइव उसमें नहीं कर पाते। बट मोस्टली हमारे सी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। एग्जांपल कह रहे हैं व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6, इंपॉर्टेंट है ये भी, रेन वाटर का पीएच वैल्यू, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। क्यों कहते हैं भाई एसिड रेन? कौन बताएगा मुझे एसिड रेन क्या होती है, मतलब पहली बारिश होती है। क्यों होती है एसिड रेन? उसमें सर फैक्ट्री से जो धुआं बनते हैं वो सब पहली बारिश में सब आ जाता है नीचे बारिश में। तो सर इसमें ऐड किया है पहली बारिश में एसिड वाटर के साथ इवेपोरेट होके सर ऊपर कंडेंस हो जाएगा और जब वो एसिड कंडेंस बनेगा तो आपको आएगा। बिल्कुल सही बात है। ये कुछ गैसेस एयर में प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों गैसेस की क्वालिटी है कि ये वाटर से कंबाइंड होकर केमिकल रिएक्शन करके कुछ एसिड बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बना लेती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड पहले बनाती है सल्फोनिक ऑक्साइड सल्फोनिक एसिड दैट इज H2SO, पहले SO3 बनाएगी और फिर बनाएगी H2SO4। तो सल्फोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड वहां पे बनते हैं और वो पहली बारिश के साथ नीचे आते हैं, इसी वजह से उसको एसिड रेन कहते हैं। और उससे कहीं ना कहीं क्योंकि एसिड प्रेजेंट है तो पीएच वैल्यू चेंज होगी, जो कि 5.6 उसकी वैल्यू हो जाती है। सो टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर टू सच एन एक्सटेंट एंड मेक इट सो एसिडिक, उसको बहुत ज्यादा एसिडिक बना सकता है दैट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल बिकम डिफिकल्ट और किल द एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर? सेकेंड है इसमें सॉइल ऑफ पीएच ऑफ प्लांट एंड प्लांट्स। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन इसमें आया था, आपके एनडीए का क्वेश्चन था शायद वो, कि सॉइल की पीएच वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी बिल्कुल, एक ऐसा बेस जो उसकी पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर सके। एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं स्लेग लाइम हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्विक लाइम हो गया, सब कहीं ना कहीं बेसिक नेचर है और इनके बेसिक नेचर होने की वजह से आप इन्हें इसमें ऐड कर सकते हैं सो दैट द पीएच वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड। सो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। If the soil is too acidic or too basic, the plant grow badly or do not grow at all. ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी और ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो भी। तो आपको दोनों ही ऐड करने पड़ सकते हैं, जैसा कि डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक ज्यादा हो चुकी है या बेसिक नेचर। तो कह रहा है द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4 तक जा सकता है एंड बेसिक में 8.3 तक जा सकता है। सो केमिकल कैन बी एडेड टू सॉइल एडजस्ट पीएच। लाइक हम सीधी बात करें इसमें, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर लेना चाहिए या फिर आप स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, उसने कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया, क्यों कह रहा है?
क्योंकि खुद से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या करेगा, उसकी एसिडिसिटी को कम कर सकता है पीएच वैल्यू बढ़ा के। सॉल्ट भी कोई रोल प्ले करता है सर किसमें? फर्टिलिटी में? सॉल्ट देखो, सॉल्ट वैसे तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका नेचर बिल्कुल कैसा है अगर केमिकली बेस पे देखें, क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन सॉल्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कुछ लिविंग बींग्स को, जैसे आपका अर्थवॉर्म, जो कि काफी हेल्पफुल है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो डायरेक्टली वे में तो नहीं, इनडायरेक्टली कर सकता है। तो ऑल these material are bases and hence react with excess acid present in soil and reduce its acidicity। आपको उसमें कुछ एसिड्स ऐड करने होंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसा कि किसान करते भी हैं, फार्मर्स कुछ मैन्योर्स वगैरह यूज करते हैं जिसके अंदर कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं और उसकी जो बेसिसिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो वहां से हम दोनों तरह के कंपाउंड उसमें यूज कर सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके बॉडी में प्रेजेंट है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो अभी गई थी ना ये वैल्यू, पीएच वैल्यू यहाँ पे 1.4, क्योंकि वो जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कंप्लीटली HCl नहीं है, उसकी पीएच वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि वो इतना स्ट्रांग भी नहीं है, बट काफी स्ट्रांग है। 1.4 होना वीक स्ट्रांग एसिड की आइडेंटिफिकेशन, आप उसे एज अ स्ट्रांग एसिड कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में इसने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, 1.4 है, लेकिन फिर भी अच्छा पहले प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में आने वाले कुछ जर्म्स वगैरह को किल कर सकता है। लेकिन बायोलॉजी कुछ और भी बताती है, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं इतने ज्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी हम। हमारी बॉडी के अंदर एक कुछ होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी हम सर्वाइव कर पाते हैं, म्यूकस। बिल्कुल, अगर म्यूकस प्रेजेंट ना हो तो वो स्टमक की वॉल को भी बर्न कर सकता है। बट किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया which enter in our digestive system along with food, thus in a way it protect from diseases। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब आप शादी में जाते हैं, सोचते हैं पड़ोसी का खाना है, अपना थोड़ी है, पैसे तो जाए। अच्छा ऐसे सब नहीं करते, सही है, तो मजाक कर रहा हूँ। या करता है कोई? पड़ोसी के घर पे शादी में जा रहे हैं तो हम एक चीज कर लेते हैं कई बार, हैं चलो वो ये नहीं कह सकता ना मैं ही करता हूँ, भाई सभी करते हैं, जनरल बात है। तो हाँ सही बात है, करा सबने बचपन में। क्या होगा? सो ओवर ईटिंग और ईटिंग अच्छा छोड़ो, ये तो करा ही है। स्पाइसी फूड खाने के बाद भी तो होता है ऐसा। तो आप इस स्टेज को क्या बोलते हैं कि एसिडिटी, क्या बॉडी में क्या हो गई है? एसिडिटी। इसलिए मैं वहां पे जो वर्ड आया था ना एसिडिटी, उसको वर्ड को बेटा हर्षित, जब हम बेस पढ़ रहे थे तो वहां पे एक वर्ड आया था एसिडिटी, मैं उस वर्ड को यूज करने से बच रहा था क्योंकि ये वर्ड फिर कंफ्यूज करता है। स्पाइसी फूड यहाँ खाया, यहाँ एसिडिटी हो गया, उसका मतलब बेस बढ़ गया नहीं, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा था एसिडिसिटी, जिससे डिफरेंस है दोनों वर्ड में। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी टेक टैबलेट नॉन एज एंटासिड, और ना मिले टैबलेट तो क्या खाऊं? और चलो ठीक है, बात है, बेस है सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा, सही है। एक और है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसे भी यूज किया जा सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी एज अ बेस की तरह ट्रीट करके, क्योंकि ये बेस है, इसमें MgOH होल ट्वाइस OH प्रेजेंट है, ये भी एक बेस है जो कि उस एसिडिटी से हमें रिलीफ कर सकता है और एंटी एसिड की तरह बिहेव करता है। बाकी बेकिंग सोडा बता ही रहे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला किसको याद है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट, रसगुल्ले वाला। अब याद आएगा है। pH change as the cause of the tooth decay, जब टूथ डिके होता है तब भी होता है। ऐसा तब होता है कि आपको सजेस्ट किया जाता है रात को पेस्ट कीजिए, पर आपको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप रात को खाना खाते हैं
तो आप खाने में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं और सो जाते हैं। अब वो खाना तो आपके टूथ में फंसा हुआ रहेगा। अब वो, हाँ जी, स्पॉइल होना स्टार्ट होगा, उसके अंदर कुछ एसिड्स बनेंगे। खाना तभी खराब होता है उसके अंदर एसिड्स बनते हैं। ऑयली फूड वैसे भी ज़्यादा आजकल हम खा ही रहे हैं। घर जाते ही सबसे पहले में दिमाग में क्या आता है? खाना नहीं आता। तो होता क्या है कि मुंह के अंदर यानी कि माउथ में एक एसिड बन चुका है जिसकी पीएच वैल्यू आप देखें नियरली इसके इक्वल हो जाती है, और आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है क्या? कैल्शियम, टीथ। और ये कैल्शियम एक मेटल है, और मेटल की क्वालिटी होती है इट कैन रिएक्ट विद, और रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, या अपने मेटलिक सॉल्ट कहें हम। लेकिन उस सॉल्ट को बनाने के लिए कैल्शियम कहां से लाएगा? दांतों से ना। दांतों को घिसेगा वो अंदर बैठ के, डिके, कैविटी। तो ये रीजन है उस कैविटी का, इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि रात को क्लीन करके सोएं। इवन कुछ लोग तो यहाँ कहते हैं कि सुबह हो ना हो रात को गरगल करके सोना, क्योंकि दिन भर तो मुंह चलते रहेगा, पानी वानी पीना है, लेकिन रात को सोने के बाद नहीं होता ऐसा। तो पीएच वैल्यू काफी कम हो जाती है, एसिड्स बनते हैं जिससे उसके अंदर प्रेजेंट कैल्शियम को यूज करके मेटलिक सॉल्ट बनाता है और उसको डिके करने में का कोज हो जाता है। तो कह रहा है फॉर क्लीनिंग द टीथ इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इसीलिए अच्छा आपके टूथपेस्ट में नमक हो ना हो पर उसके अंदर बेस जरूर प्रेजेंट है। क्यों? अच्छा क्यों कहता है वो आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या करेगा वो टूथपेस्ट? यूजुअली आप किस नमक की बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम क्लोराइड जिसमें Na प्रेजेंट है, और सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल में ये भी काउंट होता है। सपोज कैल्शियम ने कुछ जो एसिड प्रेजेंट था उससे रिएक्शन करके कोई सॉल्ट बनाया, लेकिन सोडियम उससे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, उस कैल्शियम को डिके होने से रोक देगा क्योंकि खुद कंबाइंड हो जाएगा। आप सोचे ना भाई, आपने एसिड यूज किया, आपने एक Na लिख दिया और कैल्शियम लिख दिया, कौन सा रिएक्टिव है? आपके NaCl में Na है और बिल्कुल छोड़ के भाग जाएगा उससे वो Cl को। कल बाद में बात करेंगे, एक और मिल गया मेरे को, मैं तो इससे रिएक्शन करूंगा। उसने उससे रिएक्शन पहले ही कर ली, अब कैल्शियम रिएक्शन करके दिखाए, क्योंकि कैल्शियम से डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, लेस रिएक्टिव है ना। तो कैल्शियम क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं कर सकता, और सोडियम पहले ही कर चुका है। तो इसलिए आपसे कहा था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक हो वरना वो बेस खुद है, इसलिए टूथपेस्ट करते हैं आप, क्योंकि बेस है, एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा और टूथ डिके होने से बचाएगा। तो रात को टूथपेस्ट करके सोना है आपसे। क्या कह रहा है? कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? कह रहा है मैं रोज खोल के सोता हूं, है ना। चलो दांतों में करते हो। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। जब प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी खुद को बचाने के लिए करते हैं। प्लांट्स के पास भी होते हैं तो स्टिंग ऑफ द हनी बी, आपको पता है हनी बी के पास एक फॉर्मिक एसिड होता है, और जब आप उसे परेशान करने जाते हैं तो वो आपके साथ थोड़ा गेम खेलता है और कहता है कि आओ जरा मैदान में, हम बताएंगे तुमको बड़ा कौन। बिच्छू नहीं है वो, बिच्छू बूटी है, हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास। The sting of honeybee contains formic acid. This acid causes a lot of irritation and pain. The pain can be reduced by applying baking soda. आप बेकिंग सोडा लगाएं और दर्द से छुटकारा पाएं। ऐड नहीं कर रहा हूं। Paste on the affected region as the acid get neutralized. कह रहा है इन प्लांट किंगडम नेटल होता है, कुछ एक लीव्स होती है, प्लांट है वो, जिसे बिच्छू घास या बिच्छू बूटी कहा जाता है। इसकी क्वालिटी ये है कि आपकी बॉडी के जिस स्पॉट पे टच हो गया आपको ऐसा दर्द देगा जैसे बिच्छू आ गया हो और काट के भाग गया हो, बिल्कुल ऐसा देगा। एक क्वालिटी जो और होती है, एक प्लांट तो है इसमें, खैर वो बताएगा ही, लेकिन मैं एक बात जो बता रहा हूँ, इसके रूट की क्वालिटी क्या है। फिर इसका रूट इसका जस्ट अपोजिट है। कुणाल बिच्छू बूटी की जो रूट है इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें जितना एसिड है ना उसके पास वो उतना बेसिक है। और ये बात मुझे भी नहीं बताती, अगर मैं 2012 में एनसीसी के कैंप में न जाता गढ़वाल में, उत्तराखंड में, वहां के कुछ आर्मी वाले आए हुए थे, उन्होंने बताया था कि ये जो प्लांट है इसे बिच्छू घास बोलते हैं, और इसकी क्वालिटी ये है कि अगर आपकी बॉडी से टच हो जाएगा तो आपको ऐसा दर्द का एहसास दिलाएगा जब बिच्छू काट के भाग गया हो। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि इसकी जो रूट है वो ऐसा एहसास दिलाएगी कि बिच्छू कितना ही बड़ा बिच्छू और काट के भी चला गया ना बिच्छू भी,
आप उसको रब कर लो अपनी स्किन पे, बिल्कुल दर्द नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक कर देगा एकदम से। मेरा फ्रेंड वो लेके गया था नेल कटर, उसमें चाकू वाकू सब थे, उसने खुदाई करनी शुरू कर दी वहीं बैठ के, निकाल लिया उसको। तो पता उसने क्या कहा, कहाँ से है, यूपी से होगा? कह रहा हाँ जी यूपी से हूँ। मेरठ का होगा तो पक्का? कह रहा हाँ जी आपको कैसे पता? कहता नहीं हरकतें बता रही हैं। तो ये इसके रूट की बात है। फिलहाल नेटल यानी कि बिच्छू बूटी है, इज अ हर्बिस प्लांट which grow in wild and nettle leaves have a stinging hair, उसके पास स्टिंगिंग हेयर होते हैं। When a person happens to touch the leaves a nettle plant accidentally, the sting hair of nettle inject mechanic methanoic acid। ये याद रखिएगा, ये काम की चीज है कि इस नेटल या बिच्छू बूटी के पास क्या है, मिथेनोइक एसिड है, आपकी बॉडी में जाएगा और आपको पेन देगा। हाँ जी, the nettle sting being acidic can be neutralized by rubbing again what, लगाइए बेकिंग सोडा। एक चीज और है, एक प्लांट होता है डोग प्लांट जी, इसका नेचर है बेसिक, इसे लगा के भी बिल्कुल, लेकिन आप इसे तभी तो यूज कर पाएंगे जब आप इनको पहचान पाए। सर ये कहते हैं कि नेटल प्लांट के पास ही डॉग प्लांट यूजुअली मिलता है, यूजुअली नेटल प्लांट के पास यूजुअली डोग प्लांट वही मिलता है, यूजुअली ऐसा देखा गया है। और उसके क्या रीजन है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि नेटल प्लांट के पास हमेशा एक डोग प्लांट मिलता है। अब इसके लिए आपको रामदेव जी के यहाँ जाना पड़ेगा, वो पहचान लेते हैं, वो तो सब जंगली घास ही दिखाई देती है, हमें नहीं पता चलने का कौन सी चीज क्या है। Which often grows beside the nettle plant, देखो लिखा भी है which often, यानी कि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ये नेटल प्लांट के पास ही मिल जाती है। The leaves of the dog plant contain some basic chemical which neutralize methanoic acid। ऐसा मैं इसलिए भी मान सकता हूँ कि हो सकता है, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जिस के जहाँ पे कोई नेटल प्लांट ग्रो हुआ है वहाँ की सॉइल कुछ इस तरह की थी, उसने अपने बेसिक नेचर को छोड़ के वहाँ एसिडिक नेचर को एक्वायर किया, तो बेसिक को छोड़ा, तो इसका मतलब दूसरा प्लांट उस नेचर को अब एक्वायर कर पा रहा है, तो यूजुअली इसके साथ मिलता है। बाकी मैं कह नहीं सकता कि इसका रीजन क्या है, और पहचाना तो मैंने उसे कभी है ही नहीं, और मैंने उसकी लीव्स नहीं देखी थी, रूट देखी थी, क्योंकि मेरा फ्रेंड रूट्स लेके आया था मेरे पास। कभी आपको लगे कि सर ने देखा था वैसे गप्पे मार रहे हैं। सॉल्ट की बात करें, क्या है सॉल्ट, तो सॉल्ट तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है, और साथ में उस हाइड्रोजन के H आयन लूज करने के बाद वो कंप्लीट उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है H आयन को, या हम कहें कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। भाई HCl है सपोज, यही तो एसिडिक नेचर का रीजन है इसमें, और इसने NaOH से रिएक्शन कर दी, इसने कहा मैं राजा रिएक्टिव हूँ, भागो यहाँ से, इसको भगाया, NaCl बन गया, सॉल्ट आ गया, बाकी आपको पता है वाटर आ गया। लेकिन इसने किया क्या, इस सोडियम ने इस H आयन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या कहें डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर ये इसको रिप्लेस कर पा रहा है तो ये सॉल्ट बनाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर किसी एसिड के H को रिप्लेस करते तो वो एक सॉल्ट बनाएगा। जरूरी नहीं कि वहां एक बेस ही प्रेजेंट हो, एक मेटल भी ऐसा कर सकता है, एक मेटल भी ऐसा कर सकता है। इसको रखें CaCl2 और प्लस हाइड्रोजन, तो ये भी एक सॉल्ट है। पर्पस है सॉल्ट बनने का, कब बनेगा, जब उसके हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाए। So a substance formed by the partial or complete replacement of H ion of an acid by metal or electropositive ion is called a salt। इसने एक वर्ड कहा partial, यानी कि जरूरी नहीं कि सारे हाइड्रोजन एक साथ रिप्लेस हो जाए। कुणाल, जब कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएंगे तो जो सॉल्ट मेरा बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो आप, जितने भी हाइड्रोजन थे दोनों में कंप्लीटली रिप्लेस हो गए हैं, ये मेरा एक नॉर्मल सॉल्ट है। ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, ओके।
लेकिन इसमें नहीं है वो। बटा वो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट रह जाए, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, लाइक NaHCO3, NaHCO3, इसके कंप्लीट हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए हैं, बैग रिप्लेस हो गया है, तो ये इसमें H आयन प्रेजेंट है। और जिस भी सॉल्ट के अंदर H आयन प्रेजेंट होगा आप उसे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। इसको डिफाइन करने के अलग मेथड्स भी हैं। हम एसिडिक सॉल्ट बेसिकली ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं जिन सॉल्ट के अंदर, या फिर हम कहें कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डेफिनेशन तो खैर नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये आपका कैसा बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। लेकिन अगर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमारा बेसिक सॉल्ट बनाएगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन बात कर रहा है भाई? ये बातें करके मेरा नुकसान थोड़े कर रहे हो, अपने कर रहे हो, क्योंकि आप ना तो 9th के बच्चे हो, ना 10th के, ना 11th के, ना 12th के। यहां आने के बाद भले आप स्कूल में कुछ भी हो, स्कूल में आप कुछ भी शैतानियां करो, यहाँ मजाक करने का मतलब है कि आप अपने करियर से मजाक कर रहे हो, और स्कूल में मजाक करने का मतलब अपनी एजुकेशन से। एजुकेशन में टाइम होता है हमारे पास, करियर बनाने के लिए टाइम फिक्स ही होता है। ऐसा तो नहीं कि आपको 22 होने के बाद भी आप NDA दे पाओगे ना, आप इतना वेट कर सकते। तो यहाँ मजाक शायद कम ही हो तो बेटर आपके लिए होगा। मेरा कुछ नुकसान तो है नहीं, मेरा काम है सिलेबस निपटा दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा आपको। हाँ, एक चीज मैं जो सोच रहा था वो ये था, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनकी मैं रिकॉर्डिंग बना के डाल दिया करूंगा। ठीक है, पहले आपको PDF भेज दी, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, और उसका सॉल्यूशन क्लास में ना करा के मैं रिकॉर्डिंग बना के उसके डाल दूंगा। हाँ जी, हाँ डाउट, चलो मैं डाउट को रिकॉर्डिंग में डिस्कस, हाँ भेजी थी, काफी टाइम हो गया, तो चलो एक काम करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग बना के डाल देंगे, सारे डाउट्स उसी में क्लियर हो जाएंगे आपके। सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका ये जो सॉल्ट आएगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। वैसे आपके एक सॉल्ट और होता है इसमें जिसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, एक डबल सॉल्ट मैं आपको याद दिलाता हूं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिट करी एलम, उसमें पोटेशियम सल्फेट भी है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी है, और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसमें डबल सॉल्ट है। वो पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट अगेन कितने सॉल्ट हो गए, डबल हो गया ना, तो डबल सॉल्ट है। तो हमारे सॉल्ट के टाइप्स हैं, लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि वो, अगर मेरे पास एग्जांपल दिया जाए और वो मुझसे पूछे इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, कैसे डिसाइड करूंगा? या फिर डबल सॉल्ट का तो बहुत आराम से पहचान लोगे आप, उसमें बेटा फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में, और सॉल्ट में क्या कंसंट्रेशन देखोगे आप, नंबर ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें, नंबर ऑफ OH आयन देखें, यहां देखो आप, ठीक है, वो आ गया, अरे आ गया, कोई बात नहीं, चल बैठने दो उसको। H आयन और OH आयन,
अगर किसी सॉल्ट में OH आयन प्रेजेंट है तो वो आपका बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक नेचर है। किसी सॉल्ट में H आयन प्रेजेंट है तो वो एसिडिक है, और अगर ना उसके अंदर H आयन है ना OH आयन, जैसे Na2SO4, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आप सिर्फ फॉर्मूला चेक करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, डबल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सी डिग्री जा रहा है? अच्छा, बोलो क्लियर है क्या बात? सॉल्ट क्लियर? चलिए, सम नॉर्मल सॉल्ट विद देयर पेरेंट्स एसिड, यानी कि जिससे वो बने हैं, जैसे HCl है, ये आपको चार्ट पूरा मिल ही जाएगा। ये HCl है और HCl इन सभी सॉल्ट को बना सकता है। सॉरी, HNO3 के सॉल्ट ये रहे सामने, NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम जिंक नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, आपका एसिडिक, कार्बोनिक और फॉस्फोरिक। तो ये सब एसिड है, उनके सॉल्ट है जो उनसे बनाए हुए। ये सब चार्ट आपको मिल ही जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, जब तक सर आ रहे हैं, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन थोड़ा सा बता दूं? नो सर, अभी कहाँ जाएगा? अभी तो मैंने स्टार्ट भी किया ऑक्सीडेशन। ये तो सॉल्ट एसिड बेस था। अच्छा जी, चलो सर को आने दो फिर। तब तक आप मुझे बताओ, मैं इसको क्लास को रोक दूँ।